अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कैरियर विजन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आबिद सईद। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में सिविल इंजीनियरिंग का किरदार निहायत अहम होता है। और जब इंसान चांद पर गया तो जो सबसे बड़ी चीज़ नजर आई वो थी दीवार चीन, और वो भी सिविल इंजीनियरिंग का ही एक शाहकार था। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के शोबे में दाखिलों के तरीक़ाकार के हवाले से। किस किस्म की खसूसियात और मिजाज के हामिल नौजवानों को इस शोबे का इंतखाब करना चाहिए, और जो नौजवान इस शोबे में अपनी तालीम हासिल करते हैं उनके लिए मुलाजमत के मौके कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। संगलाख पहाड़ों के दुश्वार गुजार इलाकों में हमारे सफर को आसान और मुख्तसर बनाने के लिए सड़कों के जाल हों या आबादियों को रोशन करने के लिए बड़े बड़े डैमों की तामीर, समंदरों और पहाड़ों में हैरत ज़दा कर देने वाले पुलों की तामीर हो, फ्लाईओवर्स हों, हवाई अड्डे हों या जमीन के ऊपर और नीचे रेलवे का तेज तरीन निज़ाम, हर तरफ नजर आने वाली तरक्की सिविल इंजीनियर्स ही की बदौलत है। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो एक सिविल इंजीनियर के थ्रू होती हैं, और जब भी एक सिविल इंजीनियर फील्ड में जाता है तो वो दो चीज़ों को मेनली एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है। एक है डिज़ाइन में वो जा सकता है, एक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं पूरी दुनिया में वो बेसिक सिविल इंजीनियर ही करता है। वो रोड्स की हों, वो ब्रिजेस की हों, वो हाई राइज बिल्डिंग्स हों, डैम्स हों, तो मेनली सिविल इंजीनियर जो है वो उसकी डिज़ाइनिंग में, उसकी कंस्ट्रक्शन में, उसकी सुपरविजन में ही इज़ द मेन आदमी होता है जो उसको वो सुपरवाइज करता है। इम्पोर्टेंस का जहाँ तक ताल्लुक है वो मैं आपको ये बताऊँ कि जब भी मैं बेसिकली ये कहूँगा ये मदर ऑफ इंजीनियरिंग है। वो उसकी वजह ये है कि जब कुछ भी नहीं था, जब व्हील भी नहीं था, तो उस वक़्त जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया तो इंसान ने अपने रहने के लिए कोई जगह बनाई, और वो मैं ये कहता हूँ कि वो एक इंजीनियरिंग वहाँ से स्टार्ट हुई, और वो बेसिक सिविल इंजीनियर है। मैं ये कहूँगा कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, हमारे डैम्स हैं, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, सिविल इंजीनियर जो है वो नेक्स्ट अगर आपकी डायरेक्शन सही हो मुल्क में, जिसमें आप ये कहेंगे प्लानिंग आपकी ठीक है, तो आइंदा 50 साल में भी अगर हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इंजीनियर्स, उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते अगर हम उस तरफ डायरेक्शन में जाएं। ग्रेजुएशन लेवल पे तो हम FSc प्री इंजीनियरिंग होती है हमारी, या A लेवल किया हो। A लेवल वालों को इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होता है HEC से। तो उसके बाद हम इस जो जितने मार्क्स FSc या A लेवल के होते हैं इनको 70% वेटेज देते हैं, और फिर एक एंटी टेस्ट होता है 30% वेटेज उसकी होती है। तो ये दोनों मिलाकर हम एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं। जो उसमें फॉल करता है, जो टॉप होते हैं, वो सीट्स के मुताबिक एडमिशन होता है उनका। दिस इज़ फॉर BSc सिविल इंजीनियरिंग। अगर MSc में जाएँ तो हमें इसके लिए BSc सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न चाहिए होती है। उसके अलावा एक NTS टेस्ट होता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, उसमें 50% मार्क्स वो लेने होते हैं। तो ये मिला के हम एक मेरिट बनाते हैं। उसके बाद एक एंटी टेस्ट भी यूनिवर्सिटी में होता है। तो ये सारा ओवरऑल जो मेरिट बनता है उसकी बेस पे उसका MSc में एडमिशन होता है। PhD में गैट सब्जेक्ट करना होता है। गैट सब्जेक्ट मीन गैट इन सिविल इंजीनियरिंग, ये भी NTS वाले करवाते हैं। तो इसमें जो फिर मेरिट बनता है तो उस पर हम PhD एडमिशन देते हैं। किसी भी फील्ड के लिए कुछ तो कॉमन क्वालिटीज़ हैं। मसलन हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो आगे बढ़ने की जो है वो सलाहियत होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी सिविल इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सिविल इंजीनियर जो है वो डायरेक्टली एक ऑफिस में अफसर की तरह काम नहीं करता। उसने बहुत सारे जो है वो मजदूर, लेबर और नीचे जो सुपरवाइज़र और इस तरह का पूरा एक टीम उसको लीड करना होता है और उनसे काम लेना होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच बड़ी ज़रूरी है सिविल इंजीनियर के। जितना वो इनोवेटिव होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, उतना वो प्रॉब्लम को एट द स्पॉट सॉल्व कर सकेगा। जो बुकिश नॉलेज दे देती हैं, जब यहाँ से अंडर ग्रेजुएट करके एक लड़का निकलता है, वो जब पर्टिकुलर सिविल इंजीनियर होता है, उसके बाद जो है उसने उसी नॉलेज को यूज़ करते, बैकग्राउंड तो वो ज़रूरी है वो सारे उसके अंदर, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने अपने अंदर से क्रिएटिव जो है यानी उसको यूज़ करके फील्ड में अप्लाई करना होता है। वो बुक्स में नॉलेज नहीं मिलता। मसलन एक कंस्ट्रक्शन करते हुए कंक्रीटिंग हो रही है और फील्ड में प्रॉब्लम आ गया, जो मशीन ख़राब हो गई। अब लाखों की जो है वो कंक्रीट और जो है वो रीइंफोर्समेंट बनी हुई है, और उसमें जो है वो कंक्रीटिंग करते हुए जो
डंपर हैं जिनके जरिए कंक्रीट ट्रांसफ़र की जा रही, उसमें प्रॉब्लम आ गया। तो वहाँ पर जो आइडिया है एकदम आदमी प्रैक्टिकली अप्रोच हो, सोच सके कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये किसी बुक्स में नहीं लिखा होता। यहाँ पर आदमी का अपना इनोवेटिव आइडिया जो है वही काम करेगा। जितना वो इनोवेटिव होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, उतना वो प्रॉब्लम को एट द स्पॉट सॉल्व कर सकेगा और लाखों नहीं बल्कि बाज़ केसेस में हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए जो है वो सेव कर लेगा। अदरवाइज अगर उसके अंदर नहीं, तो ठीक है जॉब हो सकता है उसकी चलती रहे, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो करोड़ों का नुकसान भी कर सकता है। जो बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ये प्रॉपरली एक स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया गया। इनिशियल स्टेज पे जैसे फर्स्ट स्टेज में आते हैं आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स पे जाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, ये स्टेप बाय स्टेप आप इंप्रूव करते हैं। अल्टीमेटली जब फाइनली में पहुंच जाते हैं तो फाइनली में सारे के सारे सब्जेक्ट्स डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइनिंग ऑफ वाटर स्ट्रक्चर्स, वाटर रिजर्वायर्स, डिज़ाइनिंग ऑफ फ्रीवेज, मोटरवेज, सो इस तरह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। सो फाइनली ईयर में जब आप पहुंचते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेटली ऐसे स्टेप पे पहुंचोगे जब आप इस काबिल होते हैं कि आप एक टोटली एक स्ट्रक्चर को नए सिरे से डिज़ाइन करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में। नाज़रीन, वैसे तो सिविल इंजीनियरिंग की बेशुमार शाखें हैं, ताहम आज के प्रोग्राम में हम जिन शाखों का जिक्र करेंगे उनमें स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन यानी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जियो टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग शामिल हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है बेसिकली ये डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स इससे रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले हमारा डिज़ाइन का शोबा आता है, इसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइनिंग करते हैं। इसके बाद उनकी फील्ड में जो कंस्ट्रक्शन है तो वो इससे रिलेटेड है। आज भी आप किसी लेमैन से पूछें कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, वो ये कहेगा जी जो अपने बिल्डिंग्स जो है वो तमीर करनी है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो बीएससी इंजीनियरिंग से फ़ारुग होते हैं तो फ़ारुग होने के बाद जिनका ट्रेंड ये कंस्ट्रक्शन की साइड पे और स्ट्रक्चर साइड पे होता है, वो फिर एमएससी में जो स्पेशलाइजेशन है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो मैक्सिमम जॉब्स अवेलेबिलिटी है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में देयर आर ए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स सो विच आर रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जितनी कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं तो तमाम कंस्ट्रक्शन फर्म्स जो हैं हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को वो वेलकम करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम अगर फंडामेंटली बात करें तो पर्सनस और गुड्स की मूवमेंट को हम डील करते हैं। और इस मूवमेंट के लिए हम 4 तरह के मोड्स हैं जिनको हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जिसमें नंबर 1 पर जो मोस्ट क्रिटिकल है दैट इज़ दी हाईवेज, और उसके अलावा रेलवेज़ हैं, रनवेज़ हैं और वाटरवेज़ हैं। तो ये वो फंडामेंटल इसके मोड्स हैं जिनकी बेसिस पे हम पर्सनस और गुड्स को एवरी काइंड मूव करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बेसिकली उसकी फिर प्लानिंग, डिज़ाइन और ऑपरेशंस, कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस वगैरह को डील करती है। जब हम बात करते हैं ना किसी भी स्पेसिफिक मोड की, जैसे हाईवेज़ है तो इसमें रोड्स आ जाती हैं या स्ट्रीट्स हैं, फ्रीवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि रोड्स एज ए नेटवर्क किस तरह परफॉर्म कर रहा है और रोड जो हैं एज ए स्ट्रक्चरल उसकी जो थिकनेसेस हैं या उसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वर्ड कि अंडर दी लोड ऑफ ट्रक्स या ट्रांसपोर्ट्स या जो ट्रैफिक है उसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट इज़